हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। और अंग्रेजी में इसे मैट्रिसेस कहते हैं और हिंदी में इसे आव्यूह कहते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अभी तक हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज करवाई है और साथ ही साथ मैंने आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिया है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो अवयवों को आपस में जोड़ते हैं, कौन कौन से वो नियम है कि अगर वो फॉलो नहीं हुए तो अवयवों को आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक अवयव को एक अदिश से गुणा करते हैं बच्चों, और हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 है उसके 2 प्रश्नों को भी कर लेंगे और उदाहरण भी कर लेंगे। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो आपका चैप्टर है उसको आप शुरू करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आपने ये सब नहीं देखा तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं ना फिर। तो बच्चों, यहां लिखा है कि अवयवों का योग। अगर मैं मान लूं एक उदाहरण लेके आपको समझाने के लिए कोशिश करूं, तो मैं ये बोलूं कि मान लो मेरे पास एक अवयव है और ये अवयव हमारे पास है 2 3, है ना, 3 2 2 और 1। और मेरे पास एक दूसरा और अवयव है जिसको मैंने यहां पे लिखा कि 2 4 6 -2। इस तरीके से मेरे पास ए और बी 2 अवयव लिखे हैं। अगर मुझे इन लोगों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? शिवम सर अभी कुछ खास और बताने वाले हैं। देखो, मान लो बच्चों कि मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इनको लिखूंगा कि भाई मुझे ए को बी के साथ जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो जोड़ने दो। बच्चों, जोड़ने का एक नियम है। देखो, शुरुआत की है मैंने इनडायरेक्ट तरीके से, मैंने डायरेक्ट तरीके से शुरुआत नहीं की है। अभी धीरे धीरे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, अगर इनको जोड़ना है तो इनके संगत अवयवों को जोड़ना पड़ेगा। अब यार बात ये आती है कि संगत अवयव कौन कौन से हैं। देखो, ये जो पहला वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ जुड़ गए, ये है हमारे संगत अवयव। जैसे बच्चों हम इनको समझे कि मान लो मेरे पास एक ए लिखा हुआ है और इसका जो अवयव है वो हमारा A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। पिछला वीडियो नहीं देखा ना, तो फिर जाके पहले पिछला वीडियो देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। फिर उसके बाद बी मेरा अवयव है, मैंने कहा B11 है, B12 है, फिर उसके बाद B21 है और B22 है। मुझे इन दोनों को मान लो जोड़ना पड़ जाए, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़े तो हम क्या करेंगे? A + B करेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखो, A11 को जोड़ेंगे हम B11 के साथ, A22 को जोड़ेंगे हम A22 के साथ, लेकिन A12 को जोड़ेंगे हम B12 के साथ। फिर उसके बाद A21 को जोड़ेंगे हम किसके साथ? A21 के साथ। और A22 को जोड़ेंगे हम बच्चों, A22 को जोड़ेंगे हम B22 के साथ। और यहां पर भी B कर लो बच्चों। ये है जोड़ने का तरीका। इसका मतलब 3 जो जुड़ेगा वो 2 के साथ जुड़ेगा, तो 3 + 2 होगा, 2 + 4 होगा, और उसके बाद 2 + 6 करेंगे बच्चों, और 1 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे। तो बच्चों सब जानते हो ना कि अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और -2 है तो घटेगा कि नहीं है। तो देखो बच्चों, यहां से आया 3 2 6 ना 5, ये होता है बच्चों। 4 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ। फिर उसके बाद यहां से आने वाला है आंसर, 1 में 2 घटाओगे तो -1 बचेगा। ये हमने इन दोनों को जोड़ लिया। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? है ना, कितना आसान था ना। तो इस तरीके से हम लोग दो अवयवों को आपस में जोड़ते हैं, उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। अब परिभाषा कैसे लिखोगे? अगर जो आपको लिखना हो बच्चों, कॉपी पे लिखोगे। यदि कोई अवयव A बराबर ये, B बराबर ये दिया हो तो A + B इस तरीके से लिखना है, और उसके बाद लिखना है कि A + B संगत अवयवों को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इस प्रकार समझ गया ना? इनको नीचे जरूर लिख लेना अपनी कॉपी पे। हेडिंग क्या डालोगे? अवयवों का योग, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग अभी इसको भी समझेंगे, फिर इसको भी समझेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे। अब बच्चों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका आंसर करना। देखते हैं कि आप इनको जोड़ पाएंगे या फिर नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये नोट में भी लिखना है और पहले समझना है। मान लो बच्चों कि आपके पास एक अवयव है P, है ना, P फॉर पागल, और ये है 2 3 1 2 3 4
1 2 6 मान लो ये है ना, और Q एक अवयव है, इसको मैंने लिखा 2 1 2 1 2 3 ऐसे लिख दिया। मैंने कहा यार इनको जोड़ के दिखाओ, मैंने कहा कि इनको जोड़ के दिखाओ। ये जो अवयव आपको दिख रहा है इसमें 2 पंक्तियां हैं यार, 3 स्तंभ हैं। ये जो अवयव दिख रहा है इसमें हमारे 3 पंक्तियां हैं, देखो 1 2 3 और यार 2 स्तंभ है। यहां कहानी थोड़ा पलटी हुई है। यहां पे क्या है, यहां पे इनकी जो दोनों मैट्रिक्स हैं हमारी, इन दोनों की कोटियां यार बदली हुई थी। इसके पहले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था, वहां पे जो इसकी कोटियां थी वो समान थी। इसका मतलब है नोट में लिखोगे कि यदि 2 अवयवों की कोटियां समान हैं तभी उनका योग संभव है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप सोचोगे अरे इतना हल्का। बच्चों अभी जब धीरे धीरे अवयव में जाओगे ना, अभी तो हमने शुरू किया है, तो आगे आपको कठिनाइयां फिर मिलने लगेंगी। आप जोड़ दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये तो जुड़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज आपको लिखना है बच्चों की नोट में लिखना है कि यदि अवयवों की कोटियां समान नहीं है तो उनका योग संभव नहीं है, अर्थात योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान हो। समझ गए? क्लियर? आया समझ में? चलो एक और उदाहरण करते हैं बच्चों, आपकी बुक का उदाहरण नंबर 6, और उसके बाद फिर हम नीचे वाला समझेंगे। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन ये है कि एक अवयव दिया है a बराबर √3 1 -1 2 3 0, और फिर से दिया हुआ है b इक्वल टू दिया है बच्चों 2 √5 1 -2 3 एंड 1/2 ये दिया है। तो कह रहे हैं यार कि a + b ज्ञात करके दिखाओ। दिखाओ कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? हम इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। इसका मतलब √3 में 2 जुड़ेगा, तो √3 में अगर 2 जुड़ेगा तो √5 आना चाहिए। जितने लोग यह सोच रहे ना सब गधे हो यार, अरे जुड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब √3 को 2 के साथ हम जोड़ ही नहीं सकते। ठीक, 1 को हम इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ सकते क्या ना, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर 2 को इसके साथ करेंगे 0 होगा, 3 को इसके साथ जोड़ेंगे 6 होगा, 0 को इसके साथ जोड़ेंगे 1/2 होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं बताओ? क्लियर हुआ ना अच्छे से? हाँ, ये समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि एक अवयव का अदिश गुणन कैसे होता है ना। एक अवयव का एक अदिश से गुणा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा। एक बात फिर बता रहा हूं, ये अवयवों का गुणन नहीं है, अवयवों को गुणा करना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि एक अवयव का अदिश से गुणा कैसे करते हैं, और सीएम सर हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से सी शुरू करते हैं। हेडिंग नंबर 2 #2 है ना। तो बच्चों देखो, दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो है एक अवयव का एक अदिश से गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक नंबर है उससे गुणा करना है। चलो देखते हैं। मान लो कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, वो हमने दे दिया है a = 1 3 5 6। हमेशा इस आसान वाला ही अगर ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, ये हमने ले लिया बच्चों। अब इसको हमने बोला कि ये जो लिखा है, और इसको बोला मैंने तब 2a ज्ञात कीजिए। ये मान लो क्वेश्चन हमने अलग से बना दिया बच्चों कि ये ज्ञात करके दिखाइए हमको। तो अब हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? हम जानते हैं 2 लिखेंगे, a लिखेंगे, आगे 2 लिखेंगे और अपनी मैट्रिक्स उतार देंगे 1 3 5 और 6। कुछ यार बड़ा नहीं करना है। ये 2 लिखा है ना, इसको अंदर सबके साथ गुणा कर दो, तो 2 6 फिर 10 12, खत्म, क्वेश्चन हो गया। आप सोच रहे हो इतना हल्का? हाँ यार, ये इतना ही हल्का है, परेशान मत हो। अभी आगे चल के ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना तो पता चलेगा, अच्छा वो हल्का वाला इसीलिए दिया था। बाकी बच्चों, ये जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ना,
ये सब क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये सब क्लास 10th में है। आप लोगों के साथ थोड़ा खिलवाड़ हो गया, उनको ये सब 10th में देना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाते, फिर अभी जो आगे बढ़ने वाला है वो सब आपको 11th 12th में देते तो अच्छा रहता। बट ये क्या बताया जाए, है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाना चाहिए था शुरू से ही, लेकिन कोई बात नहीं। तो बच्चों मान लो कि यदि कोई आव्यूह है आपके पास, यदि कोई आव्यूह, ध्यान से समझना, यदि कोई आव्यूह a बराबर आपको दिया गया है, मान लो a11, a12, a21, a22, है ना, है, तब ka, मान लो आपको ka ज्ञात करना पड़ जाए। ka कैसे निकालोगे आप, ka ऐसे निकालोगे कि इसको आप k लिखोगे, फिर उसके बाद आव्यूह लिखोगे a11, 12, 22, अरे यार 21 एंड 22, फिर उसके बाद हम लोग इनको गुणा कर देंगे अंदर। तो k a11, a12 k के साथ गुणा करके, फिर k21 और k22, समझ गए ना। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि k व a22, मतलब गुणा कर देंगे उसके साथ, बाकी कुछ होने वाला नहीं। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आया होगा। ठीक, अब एक उदाहरण करेंगे, उदाहरण नंबर 7। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि लिख देंगे, अभी समझ जाओगे आप। उदाहरण नंबर 7 कहता है कि यदि a बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, यदि a बराबर हमें दिया हो कि 1 2 3, इतना पास पास लिखोगे तो आव्यूह बुरा मान जाएगा। 1 2 3, 2 3 1, मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें एक आव्यूह दिया हुआ है और a बराबर हमें दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि तथा b बराबर भी दिया हो कुछ, और इस बार दिया है 3, -1, 3, -1, 0 और 2, ये हो अगर, तो बच्चों ज्ञात करो, तब 2a - b ज्ञात करो, ऐसा बोले हैं बच्चों। ये पता कितना आसान क्वेश्चन पूछे ना, कितना हलवा क्वेश्चन पूछ लिया सर से आप। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे 2a - b, 2 लिखेंगे, a को उतारेंगे यार, 1 2 3। अब एक बच्चे, 2-3 बच्चे हैं जो लगातार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर जी आपने पहला और दूसरा चैप्टर पहले क्यों नहीं पढ़ाया, आपने डायरेक्ट 3 नंबर चैप्टर से क्यों स्टार्ट किया। जवाब दूं क्या मैं उनको? वैसे सबके मन में सवाल होगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, चलो बताता हूँ। देखो, इस तीसरे चैप्टर के कंप्लीट होते होते ही आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आएगा, और वो सरप्राइज जब आप लोग देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने पहला और दूसरा चैप्टर अभी क्यों नहीं पढ़ाया था। पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में कुछ ग्राफ राफ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद में ग्राफ वगैरह के बारे में ना बताऊं, डायरेक्ट एक्सरसाइज बता दूं। ऐसा मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप चीज़ों को रटो। मैं ये चाहता था कि आप उन ग्राफ को देखो, समझो कि क्यों साइन x को रिस्ट्रिक्ट करके -1,1 किया गया। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बस डायरेक्ट पढ़ा होगा, क्यों किया गया। वो जो ग्राफ बनाते हैं साइन का, अगर किसी ने पढ़ा होगा ऐसे करके, तो ये तो हर जगह काट रहा है, फिर मतलब ये रिस्ट्रिक्ट क्यों किया गया, मैं खोल कर दिखाना चाहता था इनको। तो बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही जल्दी से बस आप लोगों के सामने आने वाला है। ठीक है, वो सरप्राइज हमारे घर बस 24 घंटे में पहुंच जाएगा, फिर हम आप लोगों को दिखा देंगे। मतलब 24 से 48 घंटे बस लगने वाले हैं। वो सरप्राइज अभी लखनऊ आ चुका है। ठीक, जल्दी ही आप लोगों के सामने आने वाला है। धीरे धीरे चस्का दे रहे हैं हम। समझ में आया क्या ये? अब देखो, अब हम इसको 2 से करते हैं गुणा। 2 कर दिया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक, बीच में माइनस है। यार हमने जोड़ना तो सिखा दिया, लेकिन हम घटाना नहीं सिखाया आपको। अरे बच्चों, जैसे जोड़ा जाता है ना वैसे ही घटाया जाता है। जो आपको छोटे क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब हम आपको बताते हैं जोड़ के सिवा कुछ होता ही नहीं, घटाना कुछ होता ही नहीं।
कहोगे ऐसा कैसे? देखो अगर हम कहें कि 5 में -2 जोड़ो तो क्या यार गलत तो कुछ नहीं कह रहे हम? तो बताओ कितना आंसर आएगा? समझ में आया? कुछ घटाना कुछ होता ही नहीं, जो जोड़ है वही घटाना है। इसे हम बीजगणितीय योग कहते हैं। समझ गए? क्लियर? चलो अब इनको हम करते हैं जोड़ना घटाना करना है। तो 2 में 3 गए तो -1, भाई जोड़ ही रहे हैं, समझ रहे हो ना? जोड़ ही रहे हैं। अभी अगर मुझे जोड़ना हो तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ सारे चिन्ह बदल देंगे, जोड़ ही तो रहा है। ठीक, तो 2 में 3 1, वो भी कैसा? माइनस का। 4 में 1, तो ये जुड़ेगा ना, देखो फिर से बता रहा हूं ये जुड़ेगा। तो 2 में 3 गए, 1 बचा, 4 में 1 जुड़ेगा। अगर जिसको समस्या हो रही है वो यहां प्लस लगा ले, अंदर के सारे चिन्हों को बदल ले। अब ठीक है, 2 3 1 हुआ, 4 में 1 जुड़ा 5 हुआ, 6 में 3 गए तो 3 हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? 4 में 1 5 हुआ, 6 में 0 6 हुआ, 2 में -2 0 हुआ। ये हुआ आपका आंसर। कितना आंसर आया आपको? जो आंसर आया है वो -1 5 और 3 5 6 और 0, करेक्ट। ये समझ में आया? तो ये एक आव्यूह का एक अदिश से कैसे गुणा करते हैं शिवम सर ने आपको बता दिया। ठीक, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं अभी आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन है कि नहीं? बोलो जल्दी से। बहुत इजी है ना? हाँ, अब आगे करते हैं आव्यूहों के योग के गुणधर्म। और मैं फिर बता दूं यार, इस जगह से क्लास थोड़ा सा अलग टाइप की मिलेगी आपको, लेकिन जो लीव करके गया वो समझो कुछ सीख कर नहीं गया। क्योंकि अभी अगर आप यहां से इस वीडियो को लीव करके जाओगे तो आव्यूहों के योग के गुणधर्म नहीं सीख पाओगे। और अगर गुणधर्म नहीं सीखे तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाओगे? खुद तो गया ही, दूसरे को भी कुछ सिखा नहीं पाओगे। आव्यूहों के योग के जो गुणधर्म है, मतलब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, हम सिर्फ 4 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सिर्फ 4 टाइप की। जिसमें से पहली है आपकी, बहुत अच्छे से समझना, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है उस पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्रम विनिमेय नियम। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, इसीलिए बहुत अच्छे से बता रहा हूं। क्रम विनिमय नियम। अच्छा, क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युलेटिव लॉ कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, एक ही बात है। ठीक, अच्छे से समझो। अब बच्चों ये होता क्या है? ये कम्युलेटिव लॉ आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब आप सोचोगे सर जी काहे बेवकूफ बनाते हैं, 6 कहाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं? हमको तो पहली बार पता चला, आप 6 से बता रहे हो। अरे देखो यार, समझो, अगर हम 2 में 3 जोड़ें तो कितना आंसर आएगा? 5। और अगर हम 3 में 2 जोड़ें तो कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। बताओ ये चीज कहां पढ़ाई गई थी? बोलो जल्दी से। अरे सही बात, ये 5th क्लास में पढ़ा था सर जी, आप तो 6th की बात कर रहे थे। समझ में आई बात? तो ये क्लास 5th 6th में बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर, बहुत अच्छे से समझना, अगर मेरे पास कोई एक आव्यूह ए है, उसमें अगर मैं दूसरा आव्यूह जोड़ूंगा, तो अगर मेरे पास दूसरा आव्यूह है उसमें हम पहला आव्यूह जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आप सोच रहे हो ये सब पेपर में क्या आता है? हाँ यार आता है। अगर इसमें मैं बीच में गुणा लगा दूं ना तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर जी जो छोटी क्लास में हमने 2 गुणे 3 पढ़ा था कि 6 आता है, तो क्या 3 गुणे 2 भी 6 आता होगा? हाँ 6 आता होगा, लेकिन अगर आव्यूह होंगे ना तो ऐसा खेल नहीं होगा, कहानी पलट जाएगी। क्यों पलटेगी? आगे देखने को मिलेगा अगले वीडियो में, हम बताएंगे ना अगले वीडियो में, क्यों परेशान हो। अब देखो बच्चों, ये हो गया, ये हमारा कम्युलेटिव लॉ है कि अगर मेरे पास कोई भी एक आव्यूह है और मैंने उसको आपस में जोड़ा है, एक को दूसरे के साथ, फिर मैं पहले इसको लिख दूं बाद में इसको लिख दूं तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक, फिर दूसरा आ जाओ, देखो है तो और कुछ भी, लेकिन हम क्यों उतना लेके जाएं आपको जितना आपको समझ में ना आए। दूसरा है साहचर्य नियम। देखो साहचर्य का नियम होता है कि भाई भाईचारे वाला, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव
लॉ, ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये सब अवयवों के लिए है, सिंपल के लिए नहीं लिख रहे हो ना, ये अवयवों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना। अब मान लो आपके पास एक कोई अवयव है ए, उसको आपने एक दूसरे अवयव के साथ जोड़ दिया है और उसके बाद फिर तीसरा अवयव भी है। अब यहाँ तो छूट है ना कि पहले आप ए को बी से जोड़ोगे, बाद में सी से जोड़ोगे। या कोई बच्चा कहता नहीं यार नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले ए बी सी लिखेंगे जरूर, लेकिन हम पहले बी को सी के साथ जोड़ेंगे। तो पहले वो उसने कहा मैं बी को सी के साथ जोड़ूंगा, ब्रैकेट लगा लो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले हम ए को बी के साथ जोड़ेंगे। तो कुछ भी कर लो, इसे कहते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, कि भाई अगर हम ए को बी के साथ जोड़ें फिर बाद में सी जोड़े उसमें, और उसके बाद अगर हम ऐसा करें कि बी सी को पहले जोड़ लें और बाद में उसमें हम ए जोड़ें, तो आंसर सेम आएगा। दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। अगेन मेरे पास तीसरा लॉ है और तीसरे लॉ को कहते हैं योग का तत्समक अस्तित्व। तो भाई ये कितना कठिन लगता है ना, अभी अंग्रेजी में पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। योग के तत्समक, देखो तत्समक वर्ड याद कर लो, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो योग के तत्समक, मैंने क्या बोला था देखो मैं खुद ही भूल गया, तत्समक का अस्तित्व। अब इसको अच्छे से समझो, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बस शॉर्ट में इतना याद कर लो। इसको देखो यार, ये कहता है एडिटिव हमारी जो आइडेंटिटी है, देखो ये एडिटिव आइडेंटिटी मैं पहले आपको ऐसे बताता हूं। देखो अगर मैं बोलूं कि दो में हम क्या ऐसा जोड़ें कि दो ही बना रहे, जीरो, बात समझ में आई? दो हमें ऐसा हम क्या जोड़ें कि ये दो ही बना रहे, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो ये जीरो ही बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी में जीरो जोड़ेंगे तो वो जीरो ही बना रहेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जीरो यार है क्या, ध्यान से समझना, मैं बोलूं जीरो है क्या, भाई ये शून्य अवयव है, समझ रहे हो? तो अगर हम लोगों के पास, अच्छे से समझना बहुत अच्छे से, और एक बात याद रखना कि ये जितने लिखते हुए जा रहे हो ना ए और बी, इनकी कोटियां अगर समान नहीं हुई ना तो जुड़ेगा नहीं, ये भी याद रखना, ठीक है? तो अगर स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हो, जैसे कम्युलेटिव का लिखना है स्टेटमेंट, तो ऐसे लिख लो, यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं तब डैश, ऐसे करके लिख लो, ठीक? तो अब अच्छे समझना, योग के तत्समक का अस्तित्व। अब मान लो कि आपके पास कोई एक अवयव है ए, इसमें आपने एक ऐसा अवयव जोड़ा है जो कैसा है, शून्य अवयव है। बताओ आंसर कितना आएगा? भाई जीरो ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर कितना आएगा? अगर इसको मैं बोलूंगा तो ये भी आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं इसको बोलूं कि ए में अगर ओ जोड़ेंगे तो भी ए आएगा, और अगर मैं कह दूं कि यहां पर ओ में ए जोड़ दो तब भी आंसर कितना आएगा? ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको उदाहरण के तौर पे इसे को समझना है तो मैं बता देता हूं आपको। मान लो ए बराबर लिखा है 2 3 2 1, ऐसे लिखा है, और अगर मैं ओ की बात करूं तो ये ऐसे आएगा 0 0 0 0, ठीक? समझ में आई बात? तो ये हमने बताया ये हमारा कैसा अवयव है? शून्य अवयव है, इसे ओ से लिखा जाता है। ये इसमें जोड़ लो, ए प्लस ओ करोगे तो 2 + 0 3 + 0 2 + 0 1 + 0, आंसर यहां से जो आएगा वो फिर से ए आ जाएगा। तो ये है हमारा कौन सा? योग का तत्समक, योग के तत्समक का अस्तित्व। अब एक प्रॉपर्टी और बची है, उसको अच्छे से समझेंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे, और वो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के ये मार्कर नहीं चलता सही से, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व क्या कहता है? अच्छे से समझो। मान लो कि आपके पास कोई एक अवयव है बच्चों, ठीक? आपके पास मान लो कोई एक अवयव है और वो है हमारा ए, ठीक? अगर मैं इसमें
-a को ऐड करूं तो आंसर आएगा शून्य अवयव। यह है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चों एडिटिव इनवर्स। अब अच्छे समझो, इसको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं आपको। मान लो कि आपके पास a इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 2 3, ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इसका प्रतिलोम ज्ञात करो, तो आप ऐसे लिखोगे a और इसके आगे माइनस कर दोगे। किससे गुणा करोगे? -1 से। तो इसको माइनस कर दोगे, -1 -2 -2 -3, ये ज्ञात कर लोगे। ठीक, अब उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस -a, सबको पता है आंसर कितने आने वाले हैं? बताओ कितना आंसर आएगा? 0 0 0 0, और इसको हम क्या बोलते हैं? o। ये शून्य अवयव। ये है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। समझ में आया? ये सारी कहानी थी योग के गुणधर्मों की। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, बहुत अच्छे समझना। अगले वीडियो में हम लोग इनका गुणन सीखेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने इतना तो सब कर लिया है यहाँ पे। अब इसके आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आपके लिए, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे दो अवयवों का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि दो अवयवों का कैसे आपस में गुणा करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग इस की एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो सके उनको लगाने के लिए ट्राई कीजिएगा, लगाइएगा। अगर कर लेते हैं तो सो गुड, नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लोग अगले वीडियो में हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे हम आपको गुणा सिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करवाएंगे। एटलीस्ट कम से कम 6-7 क्वेश्चन तक तो हम करवा ही देंगे कल अगले वीडियो में बच्चों। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।